प्यारे बच्चों, शिक्षकों और बच्चों के रिक्वेस्ट पर गृह विज्ञान मॉडल सेट 5 विभिन्न गेस पेपरों की सहायता से तैयार किया गया है। परीक्षा उपयोगी है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही गृह विज्ञान के बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये गृह विज्ञान का अंतिम सेट है। पहला क्वेश्चन है, संवेग क्या होते हैं? तो संवेग एक भावात्मक प्रक्रिया है। संवेग का अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द इमोवेयर से बना है। इसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था का नया नाम है। दूसरा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। वस्तुतः रोगों को फैलाने वाले कीटाणुओं का प्रतिकार करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधकता या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। पोशाक बनाते समय कौन कौन सी रेखाएं बनती है? तो पोशाक बनाते समय विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनती है जो निम्नलिखित है। पहला, सीधी या खड़ी रेखाएं। दूसरा, आड़ी रेखाएं। तीसरा, तिरछी रेखाएं। चौथा, वक्र रेखाएं। पांचवा, आकार की रेखाएं। और छठा, खंडित रेखाएं। चौथा है, क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक विकास का अर्थ है शिशु में मांसपेशियों व हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने में सामर्थ्य। पांचवा है, वैकल्पिक देख रेख से आप क्या समझते हैं? तो माता और पिता दोनों की उपस्थिति में बच्चे की मूल आवश्यकताएं पूरी करना और उसकी उचित देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहा जाता है। छठा है, डीपीटी तथा बीसीजी किसे कहते हैं? तो डीटीपी एक ट्रिपल वैक्सीन है। यह बच्चे व अन्य व्यक्तियों को निम्न रोगों से सुरक्षा हेतु दिया जाता है। डिप्थीरिया माने गला घोटू, पी काली खांसी और टी टेटनस। और बीसीजी एक प्रकार का टीका है जो शिशु को 3 माह की आयु पर लगाया जाता है। यह टीका बच्चों को टीबी रोग से बचाता है। सातवां है, पूरक आहार क्या है? तो स्तन्य मोचन की प्रक्रिया के अनुसार माता के दूध या ऊपरी दूध के अतिरिक्त जो भी भोज्य पदार्थ शिशुओं को खिलाया जाता है वह पूरक आहार कहलाता है। आठवां है, रंगों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी? तो रंगों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कपड़ों पर रंग करने से वे आकर्षक लगते हैं। उपयुक्त रंग का उपयोग होने से कपड़े आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, कपड़ों पर रंग करने से उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, लेकिन पक्के रंग का प्रयोग कपड़ों को रंगने में करना चाहिए। तीसरा है, कपड़ों पर रंग करने से वे आकर्षक तो दिखाई देते हैं, साथ ही कपड़ों का जीवन काल भी बढ़ता है। कपड़े अधिक दिनों तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। कपड़ों में कुछ खराबी होने से रंग द्वारा वे छिप जाते हैं। 9वां है, आहार आयोजन से समय, श्रम तथा धन की बचत कैसे होती है? तो समय, ऊर्जा व ईंधन की बचत। पहले से आयोजित आहार से एक ही बार में खरीदारी व्यवस्थित रूप से हो सकती है तथा समय एवं ऊर्जा की बचत हो जाती है। खरीदारी एक ही बार बड़ी मात्रा में करने से धन भी कम खर्च होता है। भोजन पकाने के सही तरीके अपनाने से ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। एक समय में एक से अधिक पदार्थ बनाने के लिए कुकर में कन्वेंटरों का उपयोग किया जाता है। इससे ईंधन की बचत हो सकती है जो अत्यधिक सीमित स्रोत है। 10वां है, किशोरों के आहार में आयोडीन का क्या महत्व है? तो आयोडीन एक प्रकार का खनिज लवण है जो हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिस हार्मोन का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी शरीर में 100 से 200 मिलीग्राम तक दैनिक आवश्यकता है। आहार में आयोडीन का होना थायरोक्सिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। आहार में इसकी कमी होने पर इस कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। इसे शरीर में आयोडीन की कमी ग्वाल्टर के रूप में न देखने लगे। आयोडीन की विशेष आवश्यकता बढ़ते हुए किशोर या किशोरियों अर्थात 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के, लड़कियों व गर्भवती स्त्रियों को अधिक होती है। गर्भवती स्त्रियों को इसकी मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि गर्भ के शिशु को मानसिक विकार व क्रिटिनिज्म जैसे रोगों से बचाया जा सके।
11 है स्कूल जाने वाले बच्चों की भूख को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो जो बच्चा स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है ऐसे बच्चों को स्कूली बच्चे कहा जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की भूख को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं जो निम्नलिखित है। पहला, जो बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, इसलिए ऐसे बच्चों को भूख अधिक लगती है। दूसरा, बच्चे अधिकतर सुबह 10 बजे से स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटकर घर आते हैं। अभी तो समय बदल गया, 8 से 2 हो गया। लगभग 6 घंटा वे परिश्रम करते हैं जिससे उन्हें अधिक भूख लगती है। यहाँ भूख हो जाएगा, भूख लगती है। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं जिससे उसकी भूख बढ़ जाती है। तीसरा, स्कूल जाने वाले बच्चों की पाचन शक्ति अधिक हो जाती है जिससे उन्हें अधिक भूख का अनुभव होता है। छठा, स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे बाजार का सामान भी खरीद कर खाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी हालत में उनकी भूख कम हो जाती है और वे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाचन शक्ति कम हो जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। 12 है किन परिस्थितियों में बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जा सकता है। तो माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। पहला, जब माता गर्भवती रहती है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। दूसरा, जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और जब वो रोगग्रस्त हो जाती है तो ऐसी हालत में बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। तीसरा, बच्चे के एक निश्चित आयु व्यतीत होने के बाद उसे माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए बल्कि तरल अनाज के पदार्थ को देना चाहिए। जब बच्चा स्वयं किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही माता का दूध दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि माता को किसी खराब पदार्थ के सेवन की आदत पड़ जाती है तो ऐसी हालत में माँ का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। छठा है, जिस समय बच्चे को DPT और BCG का टीका लगाया जाता है उसी समय बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। सातवां है, जब माता या बच्चा ज्वर से पीड़ित रहता है तो दवाई दी जाती है, उस समय बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन, आहार में नवीनता कैसे लाई जा सकती है। तो शारीरिक अवस्था अथवा आवश्यकताओं के अनुसार आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन तथा विकास की अवस्था में आहार की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, जैसे किशोरी, गर्भवती महिला, धात्री माता तथा रुग्ण अवस्था में परिवर्तन। आहार भोजन की सामग्री में परिस्थिति के अनुसार नयापन लाकर ही नवीनता लाई जा सकती है। आहार में नवीनता समय और परिस्थिति के अनुसार नयापन रखने से संतुलित भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। मौसम में परिवर्तन के अनुसार खाद्य पदार्थों में परिवर्तन लाने से आहार में नवीनता लाई जा सकती है। आहार में नवीनता लाने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है। यहाँ हो जाएगा अच्छा बना रह सकता है। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकता परिस्थिति मौसम के अनुकूल आहार की व्यवस्था होने से आहार में नवीनता लाई जा सकती है। 14 है, सामाजिकता के कौन कौन से गुण हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ है जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की बच्चे की क्षमता। सामाजिक विकास से ही सामाजिकरण आरंभ होता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा खाना, बोलना और खेलना सीखता है। इसका अर्थ अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना भी। व्यक्तियों के सामाजिक वातावरण में जीवन यापन करने की स्थिति को ही सामाजिकता कहते हैं। सामाजिकता के विभिन्न गुण हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, सामाजिकता की स्थिति में लोगों का जीवन यापन और पालन पोषण अच्छे ढंग से होता है। दूसरा, सामाजिक वातावरण में रहने से बच्चे और अन्य व्यक्तियों का शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक विकास होता है। तीसरा, सामाजिकता की स्थिति रहने से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सदा करते रहते हैं जिससे उनका जीवन नित्य क्रम में चलता रहता है। और चौथा है, सामाजिकता में लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा की स्थिति बनती है। लोगों के बीच सहयोग और समन्वय बना रहता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, जन्मजात और अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताएं। तो रोगों को के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से 2 प्रकार के थे जो निम्नलिखित है। जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। जब शरीर बाहरी संक्रमण का सामना करता है तो श्वेत रक्त कण इनका सामना करने के लिए अपने अंदर ऐसा विषरोधी पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो बाहर के संक्रमण को डटकर सामना करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के किले को सजग प्रहरी कहा जाता है। प्रकृति द्वारा एक और अवस्था शिशुओं को रोगों से बचाने के लिए होती है। शिशु को माता से प्राप्त दूध के पूर्व भाग के कोलेस्ट्रॉल से बृहत रोग प्रतिरोध क्षमता मिलती है। यह सभी शिशुओं को मिलती है। अध्ययन में पाया गया है कि ऊपरी दूध पर पड़ने वाले बच्चों की अपेक्षा माता से प्राप्त दूध में पोषित बच्चों में संक्रमणों का सामना करने की क्षमता अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ और तत्व भी संक्रमण से शिशु की सुरक्षा करते हैं, जैसे नासिका से, त्वचा से, बाह्य वातावरण के संपर्क के अंगों की संश्लेषण से एक जो भी सब रोग प्रतिरोध क्षमता प्रकृति की विलक्षण देन है और कई बार तो इन्हीं से बच्चे की सुरक्षा होती है और वह इसकी सहायता से कई रोगों से बच जाता है। दूसरा है,
अर्जित रोग प्रतिरोध क्षमता। रोगों से बचाव के लिए वैज्ञानिकों के कई तरीके खोज निकाले। इन्हें बड़े पैमाने पर जांच कराने के बाद विश्व भर में प्रयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। इससे संबंधित अनुसंधान बराबर जारी है, जिसमें मानवता के हित में नवीन उपायों की खोज की जाती है जो सभी प्रकार के कल्याणकारी होते हैं। अर्जित रोग प्रतिरोध क्षमता इंजेक्शन के द्वारा मुख से मतलब ओरल ड्रॉप के रूप में या वैक्सीनेशन के द्वारा दी जाती। कुछ रोगों से बचाव के लिए वैक्सीन मिलते हैं। इनमें से कुछ ड्रॉप के रूप में दिए जाते हैं और कुछ टीके के रूप में दिए जाते हैं। वैसे यहाँ हो जाएगा टीके। वैसे इस विज्ञान में अनुसंधान होते रहते हैं, जिससे इनका दिया जाना भी आसान हो जाता है और संख्या भी कम हो जाती है। शिशु और छोटे बच्चों के अंदर रोगों के लिए प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए और उन्हें रोगों से बचाने के लिए इनका प्रयोग सहज और सरल बनाने के प्रयत्न भी निरंतर हो रहे हैं। यह भी प्रयास होते हैं कि इनमें से एक से अधिक रोगी की प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए दवाइयाँ मिला दी जाए। इनके लिए समय सारणी भी प्रायः बदलती रहती है, अतः चिकित्सक से परामर्श करके इन्हें आरंभ कर देना चाहिए। टीकों की क्षमता मात्र एक बार दे देने से पूर्ण नहीं होती, अतः इनकी बूस्टर डोज दी जाती है। बूस्टर डोज दिलवाना जरूरी है, तब ही प्रयास सफल होता है। बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाए, जैसे BCG, DPT, MR, हेपेटाइटिस की वैक्सीन तथा पोलियो इत्यादि। 16 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को सुंदर ढंग से परोसना क्यों आवश्यक है? तो भोजन को सुंदर ढंग से परोसना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुंदर ढंग भोजन परोसने से देखने में भी आकर्षण लगते हैं। इससे खाने वाले की रुचि में वृद्धि होती है। साथ ही सुंदर ढंग से भोजन को परोसने से भोजन की आकर्षणशीलता उत्पन्न होती है। इससे उपयोग करने की रुचि में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप लोग अच्छे ढंग से परोसे गए भोजन बड़े भाव से चाव से खाते हैं। साथ ही सुंदर ढंग से भोजन परोसने की गृहिणी की योग्यता और कार्य क्षमता की जानकारी होती है। भोजन को संतुलित ढंग से बना होना आवश्यक है, जिसे सुंदर ढंग से परोसा जा सकता है। भोजन को सुंदर ढंग से परोसने से गृहिणी की पाक कला की कुशलता की भी जानकारी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क अवस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और पोषण आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जब बच्चा बढ़कर वयस्क अवस्था में आ जाता है तो उससे बहुत सी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन में उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। वयस्क अवस्था में उसका शरीर का वजन बढ़ जाता है। एक वयस्क सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। शारीरिक परिवर्तन होने से उसके भोजन की मात्रा में परिवर्तन होता है। एक वयस्क युवक को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन करने से ही एक वयस्क का शरीर स्वस्थ रहता है। वयस्क अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होने से अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थों का होना आवश्यक है। सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन का पर्याप्त मात्रा में रहने से शरीर का पोषण अच्छे ढंग से होता है और शरीर निरोग रहता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने से उसका जीवन सुखमय बनता है। संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, दूध, सब्जी तथा मांस मछली का होना आवश्यक है। शरीर की स्थिति के अनुसार संतुलित भोजन का एक वयस्क आदमी ग्रहण करता है, तभी उसका शरीर अच्छा बनता है। पोषक तत्व की आवश्यकता पूरी होने से ही मनुष्य अपने जीवन का सारा कामकाज अच्छे ढंग से कर सकता है। संतुलित भोजन पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो सभी महानगरों में और औद्योगिक शहरों में कामकाजी महिलाओं के बच्चे को रखने के लिए क्रेच की व्यवस्था हो रही है। यह सुविधाजनक वैकल्पिक माध्यम है, अतः इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अनेक केंद्र इसके अंतर्गत खोले जा रहे हैं। ये सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों में होते हैं। इनमें निश्चित धनराशि देकर अपनी गैरहाजिरी में शिशु या बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है। वे इसमें प्रशिक्षित कर्मी रहते हैं जो बच्चे की देखभाल सही तरीके से करते हैं। फिर भी अपने बच्चे के हित में जरूरी है कि माता पिता सब तरह के क्रॉस उसके कर्मी बच्चों के प्रति उसका प्यारा, सहानुभूति, व्यवहार, खेलने, झुलाने, फिसलने, बार बार पकड़ने, चढ़ना और इसी तरह कुछ कदम बढ़ाने का प्रबंध, सुविधा, साफ हवा, खुली जगह, बगीचा, शौचालय, आराम की व्यवस्था, सुरक्षित वातावरण, खाना खाने का उचित स्थान, पौष्टिक आहार की व्यवस्था, प्राथमिक सुरक्षा की व्यवस्था और खेल में छोटे बच्चों को ज्ञान कराना तथा अच्छी आदतों को डालने में सक्षम स्टाफ आदि। इन सब के अलावा वे पूरी निगरानी में रख सके, अर्थात पूरी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहना चाहिए। हो सकता है कि वे कुछ अधिक महंगे पड़ सकते, परंतु बच्चे का तो विकास, वृद्धि, समुचित देखभाल, प्रशिक्षण इन्हीं सब पर निर्भर करता है। या उसको अधिकार मिले कि माँ ने उसे छोड़ा है तो उसी की बराबरी की सुविधा उसे मिल सके। मजदूर वर्ग के महिलाओं के बच्चों के लिए चलते फिरते मोबाइल क्रेच भी चलाए जाते हैं। प्रायः ये अनुदान पर चलते हैं और साधारण रूप में की देखरेख कार्य में घंटों के समय कर देते हैं। इसमें माँ को बहुत कम राशि चुकानी पड़ती है। ऐसे क्रेच प्रायः जन सेवा कार्य से जुड़ी संस्थाएं करती है। जो भी हो, उनके ये प्रयास भी सराहनीय होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है,
संक्रामक रोगों से बचाव के समान तरीके लिखिए। तो शैशव काल में शिशु में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग पाए जाते हैं। जब रोगों के जीवाणु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शरीर में प्रवेश करके स्वस्थ शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं तो उन्हें संक्रामक रोग शरीर के जीवाणु अथवा विषाणु द्वारा फैलते हैं। जीवाणु से मिलने वाले रोग डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुकुर खांसी है। व्यक्ति की रोग व मृत्यु से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और उपार्जित। शिशुओं को विभिन्न प्रकार के टीकाकरण लगाए जाते हैं जो इस प्रकार है: BCG, DPT, पोलियो, MMR। तो शैशव काल के कुछ रोग हैजा, अतिसार, पेचिश, इन्फ्लुएंजा और सर्दी जुकाम, कान दर्द, आँख दुखना, शीतला, खुर्ज फोड़े, सूज, कृमि संक्रमण के माध्यम से वायु, जल, भोजन संक्रमण कीड़े हैं। रोगों में सुरक्षा के लिए नियमित समय पर टीका लगवाना व पूरी खुराक देना आवश्यक है। माता को दूध बच्चों के लिए बीमारी से बचाते हैं कि उनके रोगाणुओं के प्रवेश होने की संभावना नहीं होती, इसलिए माता का दूध बच्चों के लिए अमृत माना जाता है। यह सर्वोत्तम आहार है। संक्रमण रोगों से बचाव के विभिन्न तरीकों हो सकते हैं, जैसे शिशुओं को DPT, BCG तथा पोलियो ड्रॉप के खुराक दिए जा सकते हैं। शैशव काल में जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए। हैजा, चेचक, मलेरिया तथा क्षय रोग से बचाव के लिए आवश्यक कदम के साथ साथ समुचित दवाइयों का भी सेवन करना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए। दूषित भोजन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सड़ी गली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोग से संबंधित दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श से प्रयोग करना चाहिए। वातावरण स्वच्छ रहने से संक्रमण रोग के फैलने की आशंका नहीं रहती। रोगों से बचाव के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा पहनने के कपड़ों और बिस्तर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी संक्रमण रोगों से सुरक्षा हो सकती है। तो बच्चों, ये गृह विज्ञान का लास्ट मॉडल सेट था। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।